नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव। हमारी खास पेशकश इलेक्शन @2019 में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे प्रदेश के सबसे बड़े सियासी ऐलान की, जिसके तहत सुमित्रा ताई ने लोकसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर पार्टी की राह आसान कर दी। तो वहीं कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में कैसे नए चेहरों पर दाव लगाया, इसके अलावा मालवा निमाड़ क्षेत्र की दिल्ली फतेह में अहमियत की बात करेंगे और आखिर में बताएंगे कि क्या है कुछ खास। इंदौर लोकसभा सीट के हालात कुछ यही बयां कर रहे हैं। सुमित्रा ताई ने चुनाव न लड़ने की घोषणा क्या कर दी, प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। एक तरह से ताई ने पार्टी की राह भी आसान कर दी। ताई के कद को देखते हुए पार्टी कड़ा फैसला नहीं ले पा रही थी, लेकिन ताई ने वक्त रहते बड़ा दिल कर दिया, जिसके बाद अब पार्टी को प्रत्याशी तय करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि अब पार्टी के आगे बड़ी समस्या ये आ गई है कि आखिर अब ताई की जगह किसे मैदान में उतारा जाए। ताई का बड़ा ऐलान, इंदौर सीट से छोड़ा मैदान, पार्टी की राह आसान, अब किस पर होगी मेहरबान। देश की सियासत में नेता की चिट्ठी को पार्टी और सरकार का चैन चुराने वाला माना जाता है। नेता या तो खत से खलबली मचाते हैं या फिर गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन लोकसभा की स्पीकर और इंदौर से लगातार 8 बार की सांसद सुमित्रा ताई ने तो अपने खत से मानो बीजेपी के लिए ऑप्शन खोल दिया है। ताई के रुतबे को देखते हुए पार्टी इंदौर सीट से प्रत्याशी तलाश नहीं कर पा रही थी। बीजेपी का जोर इस समय नेताओं की नेक्स्ट लाइन तैयार करने पर है, इसलिए देश भर में बुजुर्ग नेताओं को आराम दिया जा रहा है। इस बार पार्टी ने उम्र के आधार पर आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं का टिकट काटा, तो दोनों ने अलग अलग अंदाज में अपना विरोध जताया। लेकिन ताई ने वक्त की नजाकत को समझते हुए बड़ा दिल दिखाया और शान से मैदान छोड़ने का फैसला किया। पहले खत से जानकारी दी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान ही कर दिया। जो भी पत्र आपने देखा है, जो भी घोषणा है वो सही है। बहुत सोच समझ के मैंने ये घोषणा की है, क्योंकि कई दिनों से महसूस भी कर रही थी, सोच रही थी। निर्णय लेने में जो देरी हो रही थी, केंद्र हमारा निर्णय नहीं ले पा रहा था, ऐसा मुझे लगा। तो ऐसा लगा कहीं संकोच में अगर वो निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं कि ताई को कैसे कहे, ऐसा भी हो सकता है। और जो भी उनके, मैं जो यहाँ वहाँ से सुन रही थी 75 की कैटेगरी, उसमें भी मैं आ गई हूँ अब तो। एक मंझे हुए नेता की भांति सुमित्रा महाजन ने अपने मन की बात भी कह दी और जता दिया कि वो पार्टी की राह आसान कर रही हैं। लेकिन ताई के इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल की स्थिति बन गई है। बीजेपी के नेता उन्हें मनाने उनके घर तक पहुँच गए, तो वहीं कांग्रेस ने भी सुमित्रा की घोषणा पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। डर है, भय है बीजेपी को कि फिर से ताई को उतारेंगे, सुमित्रा महाजन जी को उतारेंगे, हार ना जाए, इसके चलते वो अनिर्णय की स्थिति में है। अभी तक कोई उम्मीदवार उन्होंने दिया नहीं है और इससे नाराज होकर सुमित्रा महाजन जी ने आज चिट्ठी लिखी है अपने नेतृत्व को कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। जाहिर तौर पर पार्टी ताई के कद को देखते हुए कड़ा फैसला नहीं ले पा रही थी। अब बीजेपी को अपने गढ़ के लिए नया नुमाइंदा चुनने में आसानी होगी। अब ताई के उत्तराधिकारी की बात करें तो 2 दावेदार हैं, पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर की महापौर मालिनी गौड़। लेकिन दोनों के पास अहम जिम्मेदारी है। कैलाश बंगाल के प्रभारी हैं, तो मालिनी गौड़ महापौर के साथ विधायक भी हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी इन्हीं दोनों में से किसी एक पर दाव लगाती है या फिर किसी नए चेहरे को उतारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के जिन प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उनमें 6 नाम बिल्कुल नए हैं। ये प्रत्याशी पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। इनमें मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भी शामिल है। क्या विधानसभा की तर्ज पर कांग्रेस केवल जीत हासिल करना चाहती है? कांग्रेस को लगता है कि उसके युवा नेता भी बीजेपी को हरा सकते हैं, तो बीजेपी कांग्रेस के पास नेता नहीं होने का ताना मारती है। लोकसभा फतेह के लिए कांग्रेस का नया तरीका।
युवा चेहरों को दिया मौका, क्या जनता करेगी एतबार? बीजेपी का पलटवार। मध्य प्रदेश में मिशन 29 को मुकम्मल करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दोनों का जोर जीतने वाले उम्मीदवारों पर है। इस लिहाज से बीजेपी तो सीधे बुजुर्ग नेताओं की टिकट काट रही है, तो कांग्रेस भी परोक्ष रूप से इसी नुस्खे पर अमल कर रही है। गुरुवार को पार्टी ने दूसरी सूची जारी की, जिसमें 12 में से 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जो पहली बार मैदान में होंगे। छिंदवाड़ा से सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बिल्कुल नया चेहरा है, जिन्हें पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पिता की राजनीतिक विरासत संभालने की जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दी है। सीएम बनने के कारण पिता कमलनाथ अपनी ये परंपरागत सीट छोड़कर छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं। वहीं देवास से कांग्रेस ने प्रहलाद टिपानिया को टिकट दिया है। ये इस इलाके का निर्विवादित चेहरा है। कांग्रेस के सर्वे में इनका नाम चुना गया है। खरगोन से पार्टी ने गोविंद मुजालदा पर दाव खेला है। मुजालदा सरकारी नौकरी से वीआरएस लेकर आए हैं। रीवा से कांग्रेस ने युवा नेता सिद्धार्थ तिवारी को मैदान में उतारा है। वो विंध्य के शेर कहलाने वाले कांग्रेस के घाटी नेता स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं और स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी के बेटे हैं। मंडला से कमल मरावी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। वो पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में थे, हाल ही में कांग्रेस में आए हैं। वो इलाके में युवा चेहरा है और लोकप्रिय आदिवासी प्रत्याशी। तो सतना से राजाराम तिवारी कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। नए प्रत्याशियों को मौका देने पर कांग्रेस का तर्क है कि पार्टी जोश और अनुभव के बल पर दिल्ली फतेह करना चाहती है। जो जीतने योग्य होंगे उनको टिकट देंगे हम। कमलनाथ जी शुरू से कहते हैं 13 ना मेरा, जीतने योग्य को टिकट देंगे। जो लोग सर्वे में जिनके नाम आए, स्थानीय कांग्रेस जिनके पक्ष में थी, जो जनता में लोकप्रिय, जनता जिनकी मांग करी थी, उन चेहरों को हमने टिकट दिया है। निश्चित तौर पे जो युवाओं का जमाना है और कमलनाथ जी कहते भी हैं कि युवाओं को हम इस चुनाव में मौका देंगे। राहुल गांधी जी की भी यही सोच है, उसी अनुरूप नए चेहरों को, युवाओं को मौका दिया है। निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ अब तक की सबसे बेहतर और समन्वय वाली सबसे अच्छी सूची और सब जीतने योग्य उम्मीदवार इस बार कांग्रेस ने दिए। युवाओं को तवज्जो देने के कांग्रेस के फैसले को बीजेपी ने उसकी रणनीति करार दिया है। देखिए, प्रत्याशी का जो चयन होता है वो हर दल की अपनी प्रक्रिया होती है, हर दल का अपना मापदंड होता है। ऐसा नहीं है कि नए चेहरों को ही मौका दिया है। बहुत सारे पुराने चेहरों के नाम भी मैं आपको गिना सकती हूँ, लेकिन ये कांग्रेस का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण का अपना चुनावी मापदंड है। हमारी पूरी प्रक्रिया है उसकी, और प्रदेश चुनाव समिति की से जो नाम जाते हैं उस पर संसदीय बोर्ड विचार करता है और उनमें जो सभी मापदंडों पर खरा उतरता है, ऐसे एक व्यक्ति का चयन प्रत्याशी के रूप में होता है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि जो बाकी लोग टिकट मांग रहे थे वो अयोग्य होते हैं, लेकिन चूंकि किसी एक व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना है, इसलिए पूरी प्रक्रिया का पालन करके जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो चयन किया जाता है। दोनों ही पार्टियों की अपनी अलग नीति होती है, रणनीति होती है, लेकिन सवाल वही कि आखिर क्या वक्त के साथ दोनों पार्टियां सेकंड लाइन तैयार करने के लिए पुराने नेताओं को साइडलाइन कर रही हैं। बदलते वक्त के साथ सियासत भी बदलने लगी है। पहले जहां पार्टियां अनुभवी नेताओं पर दाव लगाती थीं, वहीं अब युवा नेताओं पर पार्टी ज़्यादा भरोसा जता रही हैं। कल कांग्रेस ने एक सूची जारी की जिसमें 12 प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस ने सार्वजनिक किए। 12 में से 6 कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि इन युवा वोटर के सहारे वो युवा नेताओं को जीत हासिल करा लेंगे। वहीं बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस के पास नेता ही नहीं है, इसलिए पहली बार चुनावी मैदान में ऐसे लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया है जिन्होंने पहले लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। मध्य प्रदेश में मालवा निवाड़ की सीटों की जीत से ही सरकार बनती है, या फिर यूं कहें कि सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता मालवा निवाड़ से होकर गुजरता है। प्रदेश की 29 सीटों में से 8 लोकसभा सीटें इस अंचल से आती है। पिछले नतीजों को देखें तो इस पार्टी में इस इलाके को साधा है, उसका परचम पूरे प्रदेश में लहरा है। क्या कुछ कहता है मालवा निवाड़ का मानस और कैसे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही निवाड़ फतेह की रणनीति बना रही है, देखिए ये रिपोर्ट। मालवा निवाड़ संघ की जमीनी काम के लिए जाना जाता है। 2014 में मोदी लहर में बीजेपी ने यहां की 8 की 8 सीटों पर जीत दर्ज कराई।
हालांकि बाद में उपचुनाव में कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने झाबुआ रतलाम संसदीय सीट पर कब्जा कर लिया। अब कांग्रेस 6 सीटों पर कमबैक के हिसाब से रणनीति बना रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को विधानसभा चुनाव के दौरान इस इलाके में उतना फायदा नहीं हुआ, लिहाजा पार्टी के लिए मालवा निमाड़ बचाना चुनौती भरा है। हालांकि बीजेपी खुद मानकर चल रही है कि पुरानी बातों से सबक लिया है। देखिए, मालवा निमाड़ हो, बिंद महाकौशल हो, ग्वालियर चंबल हो, मध्य प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ने वाले हैं। पिछले 2014 के चुनाव में 29 में से 27 जीते थे। अब की बार 29 की 29 सीटें जीतकर मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे भाजपा के सांसद। आइए जानते हैं मालवा निमाड़ की सीटों का मिजाज। मंदसौर 2014 में कांग्रेस सांसद मीनाक्षी नटराजन यहां से हारी। 1989 से 2004 तक बीजेपी काबिज रही। इस बार फिर कांग्रेस ने मीनाक्षी को मैदान में उतारा, तो वहीं बीजेपी ने सांसद सुधीर गुप्ता पर दोबारा भरोसा जताया। 1989 से 2009 तक बीजेपी काबिज रही। 2009 में कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू जीते। 2014 में फिर बीजेपी जीती। अब बीजेपी ने चिंतामणि मालवीय की जगह अनिल फिरोजिया को मौका दिया है, तो प्रेमचंद गुड्डू के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के पास चेहरे की कमी देखी जा रही है। ये लोकसभा सीट 2009 में अस्तित्व में आई। इससे पहले इसे झाबुआ के नाम से जाना जाता था। मौजूदा समय में यहां से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया सांसद हैं, लेकिन 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के दिलीप सिंह भूरिया ने कांतिलाल भूरिया को हराया था। अब बीजेपी इसे जीतने के लिए जोर लगा रही है, जिसके लिहाज से कोई नया चेहरा बीजेपी मैदान में उतार सकती है। 1980 से अब तक 7 बार कांग्रेस और 3 बार बीजेपी जीती। 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी उमंग सिंघार हारे थे। अभी ये सीट बीजेपी के पास है। अब उमंग सिंघार प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, इसीलिए कांग्रेस गजेंद्र सिंह राजू खेड़ा को फिर से उतारने की तैयारी कर रही है। देवास सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 2009 में कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा के पास सीट थी। 2014 में बीजेपी के मनोहर ऊटबाल सांसद चुने गए। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा के पहले थावरचंद गहलोत कई बार सांसद बने। आजादी के बाद से ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही थी, लेकिन 1989 से बीजेपी नेत्री सुमित्रा महाजन ने प्रकाश चंद सेठी को हराकर इस सीट को बीजेपी की झोली में डाल दिया। अब ये सीट बीजेपी का गढ़ बन गई है। इस बार कांग्रेस के सामने बड़ा चेहरा उतारने की चुनौती है और बीजेपी इस बार सुमित्रा महाजन को टिकट नहीं देना चाहती। खंडवा 5 बार के बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान काबिज है। 2009 में कांग्रेस नेता अरुण यादव ने बीजेपी से ये सीट छीनी थी। नंद कुमार सिंह चौहान फिर अरुण यादव के सामने हैं। हालांकि दोनों को इस बार भीतरघात का भी सामना करना पड़ सकता है। खरगोन 2009 में अरुण यादव खंडवा सीट पर चले गए थे, तब से भाजपा काबिज है। बीजेपी ने सुभाष पटेल का टिकट काटकर गजेंद्र पटेल को प्रत्याशी बनाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में मालवा निमाड़ से कांग्रेस क्लीन स्वीप हो गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि वो कमलनाथ सरकार के काम के सहारे मालवा निमाड़ की ज्यादातर सीटें जीतेगी। बाई इलेक्शन में हम झाबुआ जीते थे और अब मालवा निमाड़ में इस बार विधानसभा में भी हमारा अच्छा प्रदर्शन था, लोकसभा में भी हमारा प्रदर्शन बेहद अच्छा रहने वाला है। हर एक सीट पे बहुत सोच समझ के रणनीति के तहत हम उम्मीदवार उतार रहे हैं और विधानसभा के पहले तो हम एक वचन पत्र के भरोसे ही जनता के बीच में गए थे, पर अब हम उस वचन पत्र में से 83 वचनों को पूरा करके जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम मालवा निमाड़ क्षेत्र में खूब अच्छा हमारा परफॉर्मेंस है। कहते हैं मालवा के लोग बहुत भावुक होते हैं और जो भी इनके दिल में बस जाए उसे खुलकर समर्थन देते हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता के ताले की चाबी मालवा के पास ही है। अब देखना यह होगा कि इस बार के आम चुनावों में मालवा की जनता कांग्रेस पर भरोसा करेगी या फिर एक बार फिर भाजपा के साथ जाएगी। कहते हैं सूबे की सियासत में मालवा निमाड़ जिसका सत्ता उसी की, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी जहां गुटबाजी और अंतर्द्वंद का शिकार हो रही है, ऐसे में मालवा निमाड़ में कितनी फतह हासिल कर पाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन इरफान के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल।
छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के महापर्व से पहले लाल आतंक के सिर उठाने पर एक बार फिर खौफ का माहौल बन गया है। प्रदेश में सरकार बदल गई, लेकिन नक्सलियों के हौसले पस्त होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में कैसे शांति से खत्म होंगे। बाकी राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा की 11 सीटों के लिए प्रचार चरम पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राज्य के दौरे पर हैं। लेकिन उसके पहले कांकेर में हुए नक्सली हमले से सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए। पीएम को कांकेर लोकसभा के बालोद में जनसभा को संबोधित करना है। इसके अलावा पीएम मोदी को 16 अप्रैल को भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाना है। विधानसभा चुनाव के दौरान कोई नक्सली हिंसा नहीं हुई थी और सब शांति से निपट गया था। लेकिन अब राज्य में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं और 11 अप्रैल को बस्तर में मतदान भी है, जो पहले से ही नक्सली हमले के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। बस्तर के अलावा गरियाबंद, राजनांदगांव और धमतरी में रेड अलर्ट है और चुनाव आयोग फिर से सुरक्षा की समीक्षा कर रहा है। देखिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो तैयारियां करनी है हमने किया है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो निंदनीय हैं। इसके ऊपर पुलिस विभाग की और उनके वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी अभी चल रही है, वो अपना देख रहे हैं। अभी मौके पे भी मेरे ख्याल से गए हुए हैं। इसमें जो रिव्यूज़ में जो हम एनालिसिस जो हमारे सामने आएगा, उसके हिसाब से जो भी हमको प्रिकॉशनरी और लेना है, उस हिसाब से हम कदम और उठाएंगे। लेकिन ये हमारे पास जो भी फीडबैक आती है, उस फीडबैक के हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। पूरी कोशिश यही रहेगी कि पोलिंग पार्टीज़ को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो या कम से कम मिनिमम चांसेस रहे। नक्सली हमले के बाद राज्य के दोनों बड़े दल कांग्रेस और बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है और वो इसे लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की चाल मान रहे हैं। निश्चित रूप से इस मूवमेंट को देख के लगता है कि वो ये छत्तीसगढ़ में आतंक और भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं लोकसभा चुनाव में, और ये मतदान न हो किसी तरह से वो अवरोध उत्पन्न करने के प्रयास कर रहे हैं। जो शहीद हुए उन जवानों के प्रति तो हम नमन करते हैं। निश्चित रूप से एक घटना नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में जब से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो कानून व्यवस्था चरमरा गई है, नक्सलाइट घटनाएं भी बढ़ रही हैं। वर्तमान की जो सरकार है, इस मामले में कहीं ना कहीं एक हम देखें तो ये कानून व्यवस्था और बाकी जो वामपंथ उग्रवाद के प्रति जो जिस प्रकार से बढ़ते हुए हम हमलों की बात करें, तो इसमें वर्तमान सरकार को बेहतर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करनी चाहिए, इंटेलिजेंस को ठीक करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। इस पर बेहतर ध्यान देने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग लगातार सुरक्षित चुनाव की कवायद में लगा रहता है, लेकिन नक्सली लाल आतंक को अंजाम देकर लोकतंत्र को चुनौती देते हैं। लेकिन ये बात भी पक्की है कि लोकसभा चुनाव में भी जनता बम्पर मतदान कर नक्सलियों को करारा जवाब देगी। रायपुर से अनिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारे खास कार्यक्रम इलेक्शन @2019 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए नारी टीवी के साथ। नमस्कार।